गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, देखिए हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसका सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई का फंक्शन वो कैसे करती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है और क्या क्या ह्यूमन आई में डिफेक्ट हो सकते हैं, जो डिफेक्ट होते हैं उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे और भी कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ह्यूमन आई। इस ह्यूमन आई के बारे में हम यहां पढ़ेंगे। सो टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई क्या होती है, देखिए आपने देखा भी होगा कि अगर आंख में हल्का सा भी कुछ लग जाए तो कितना ज्यादा पेन होता है। सो यहां पे जो ह्यूमन आई है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें हल्की सी भी कुछ अगर कुछ बाहर से आके धूल कण वगैरह गिर जाए तो भी बहुत ज्यादा पेन करता है। वैसे कहीं लग जाए, हाथ के लग जाए, पैर के लग जाए तो इतना पेन नहीं होता, लेकिन अगर आंख में हल्का सा भी लग जाए तो बहुत ज्यादा पेन होता है। इसलिए जो ह्यूमन आई है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन। और इसी ह्यूमन आई के कारण ही हम हमारे चारों तरफ के वंडरफुल वर्ल्ड को, कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। अगर आईज नहीं होती तो हम इसे नहीं देख पाते। सो आई ही एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसके कारण हम इस वर्ल्ड को देख पाते हैं। So human eye, it is one of the most sensitive organ of our body, which enables us to see the wonderful world। इसी ह्यूमन आई के कारण हम हमारे चारों तरफ के कलरफुल और वंडरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। ह्यूमन आई ऑलमोस्ट इन स्फेरिकल इन शेप। आप देख लीजिए, ये ह्यूमन आई का मैंने डायग्राम बनाया है। जैसा बन पाया है वैसी मैंने कोशिश की है कि अच्छे से मैं ड्रॉ कर पाऊं। आपकी आर्ट अगर ज्यादा अच्छी है तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। सो इसमें आप देखिए ये लगभग स्फेरिकल शेप की होती है। ये जो पार्ट हमें आंख का दिखता है ये सबसे आउटर पार्ट है। अंदर अगर आप देखेंगे तो ये स्फेरिकल शेप की ही मिलती है। सो ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन एंड it is almost spherical in shape. It is almost spherical in shape and its diameter is about its diameter is about 2.3 सेंटीमीटर। इसका जो डायामीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अब यहां पे इस डायग्राम में हम इस ह्यूमन आई जो कि अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है उनके बारे में हम बात करते हैं। ये पूरा जो ये है इसको हम बोलते हैं आई बॉल। ये जो हमारे पास ये स्फेरिकल शेप दिख रही है इसको हम नाम देते हैं आई बॉल। जैसे बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, लेकिन यहां बॉल नहीं है, आई है जिसकी शेप स्फेरिकल शेप है, तो हमने इसका नाम दिया आई बॉल। दिस इज आई बॉल। ये जो है मैं यहां लिख रहा हूं, इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर as shown in figure
as shown in figure, and this spherical shape is known as eyeball, हम इसको आई बॉल का नाम देते हैं। अब वन बाय वन हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या उनका फंक्शन है, कैसे वो वर्क करते हैं। सो यहां पे इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आउटर पार्ट होगा, ये जो बल्गिंग पार्ट है, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं कॉर्निया। ये सबसे आउटर पार्ट, दिस इज कॉर्निया। ये कोरोना नहीं है, ये कॉर्निया है। कोरोना और कॉर्निया लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन ये कॉर्निया है। एंड दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ आवर आई, और वी कैन से दिस इज द बल्क्ड पार्ट ऑफ आवर आई। जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हम नाम देते हैं कॉर्निया। अभी पहले हम इसकी नेमिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे ही हम इस कॉर्निया से अंदर जाते हैं, यहां ये जो हमारे पास है, इसको हम नाम देते हैं आइरिस। ये भी आइरिस है, और इस आइरिस के बीच ये जो खाली स्पेस बच गया है, इसका हम नाम देते हैं प्यूपिल। ये हमारे पास बनेगा प्यूपिल। अब इससे जैसे ही एक कदम हम आगे बढ़ते हैं, ये जो आप शेप देख रहे हैं, ये लगभग एक लेंस के जैसी है। और ऐसा शेप कौन से लेंस की होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। ये लेंस भी तो इसमें से पास होगी, उसको कन्वर्ज ही कराता है। सो इसको हम कन्वेक्स लेंस भी नाम दे सकते हैं, या हम इसका नाम क्रिस्टलिन लेंस भी दे सकते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो क्रिस्टलाइन लेंस रखा हुआ है, ये किसकी मदद से रखा हुआ है? किसी ने तो इसको होल्ड करके रखा है, वो होती हैं सिलेरी मसल्स। इन सिलेरी मसल्स की मदद से ही ये लेंस यहां रखा हुआ है। इस कॉर्निया और इस लेंस के बीच यहां जो खाली स्पेस बच गया है, इसमें एक लिक्विड होता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। यहां जो बनेगा इसके अंदर, ये तो यहां से था, इसमें ये जो है ये प्यूपिल है, ध्यान रखना। लेकिन यहां ये जो खाली स्पेस बच गया है कॉर्निया और लेंस के बीच, इसका नाम बनेगा एक्वस ह्यूमर। अब जैसे ही इस लेंस से हम आगे बढ़ेंगे, लेंस से आगे बढ़ते ही हमारे पास फिर से ये खाली जगह मिलेगी, और इसमें फिलअप होता है हमारे पास विट्रस ह्यूमर। यहां एक्वस ह्यूमर और वहां पे विट्रस ह्यूमर। और इस जगह से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और ह्यूमन आई के लास्ट पार्ट पे पहुंचेंगे, उसका नाम हमने यहां दिखा रखा है, दिस इज रेटिना। ये जो पार्ट है पीछे का, इसको हम नाम देते हैं रेटिना। जो इमेज हमारी बनती है वो इसी रेटिना पर बनती है, ये ध्यान रखिए। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसमें अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। मेनली यहां दो सेल्स की हम बात करेंगे। एक सेल ऐसी होती है जिसकी शेप कोन शेप होती है, कोन की तरह होती है,
और दूसरी सेल रोड शेप की होती है। इसी कारण से हमने उनका नाम दिया कोन्स और रोड्स। जिन सेल्स की जो कि इस रेटिना पर प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स की हम बात कर रहे हैं। उन सेल्स में से कुछ सेल्स की शेप होती है हमारे पास रोड टाइप की, और कुछ की होती है कोन्स टाइप की। जिनकी शेप रोड टाइप, उनको हमने नाम दिया रोड्स सेल, और जिनकी कोन शेप होती है उनको हमने नाम दिया कोन सेल। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे वन बाई वन। और यहां जो बच गया है, यहां हमारे पास होते हैं ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व, इसी ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जो सिग्नल बाहर से आ रहा है, वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और वही सिग्नल ब्रेन तक पहुंचने के बाद ब्रेन उस सिग्नल पे काम करेगा और बताएगा कि हमारे सामने ऑब्जेक्ट क्या रखा है। जैसे ये चौक है, हम इसे देखते हैं कि इसकी शेप कैसी है, और ये एक चौक है। ये सब चीजें देख तो आ ही रही है, लेकिन इसको पढ़ कौन रहा है? ब्रेन पढ़ रहा है। ब्रेन तक ये मैसेज कौन पहुंचा रहा है? ऑप्टिकल नर्व। और यहां पे चलो हम वन बाई वन आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आप समझते जाएंगे कि क्या चीजें हैं क्या नहीं। सबसे पहले इस कॉर्निया की ही बात कर लें, जो सबसे आउटर पार्ट था कॉर्निया। नंबर 1, कॉर्निया, इट इज द bulb part, or it is outer bulb part. It is outer bulb part of our eye. It is transparent. ये ट्रांसपेरेंट होता है 100%। जो नेचुरल आई है उसका ये रेटिना लगभग 100% ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब इसमें जो लाइट इंसिडेंट होगी वो यहां से यहां इजीली जा सकती है। ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो सबसे पहले रेटिना पे आएगी, रेटिना से फिर अंदर जाएगी। अगर लाइट रेटिना रोक देता है तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख पाएगा, क्योंकि वहां से लाइट जो आई वो सारी की सारी तो आंख तक जा ही नहीं पाई, बाहर की बाहर रोक देता कॉर्निया। लेकिन ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसमें से लगभग लाइट सारी अंदर चली जाती है। और लाइट अगर अंदर जा रही है तो यहां पे इस कॉर्निया से आउटर साइड में अलग मीडियम था, अंदर अलग मीडियम। लाइट ट्रेवल कर रही है आउटर टू इनर मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम। तो यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे हुआ? कॉर्निया पे। और मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ऑन दिस कॉर्निया। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन आंख में कहां होता है, तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड most of refraction of light takes place at cornea। इसी कॉर्निया पे रिफ्रैक्शन होता है। एंड द लास्ट वन इज कि जो ह्यूमन आई हम डोनेट करते हैं, इस ह्यूमन आई डोनेशन में हमारी आंख का जो पार्ट हम डोनेट करते हैं वो ये कॉर्निया ही है। हम कॉर्निया को ही डोनेट करते हैं ह्यूमन आई में। एंड कॉर्निया इज and the donated part of our eyes and the donated part of our eye is cornea।
ये जो ह्यूमन आई का पार्ट डोनेट किया जाता है, जो डोनेट होता है वो कॉर्निया ही होता है, इसी पार्ट को हम डोनेट करते हैं। सो ये था हमारे पास सबसे आउटर पार्ट के बारे में, जिसका हमने नाम दिया कॉर्निया। अब नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे बात करते हैं आइरिस की। सेकंड है आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस के अंदर आप देखिए, यहां पे एक होल है जिसको हमने नाम दिया था प्यूपिल। इस आइरिस के अंदर ही प्यूपिल होता है। सो ये कॉन्ट्रैक्टेबल डायफ्राम होता है जो कम ज्यादा हो सकता है। सो आइरिस, इट इज द कॉन्ट्रैक्टेबल डायफ्राम विच कंट्रोल्स, दूसरा इसका काम क्या है, इसका मेन काम क्या है? विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग, which control the light entering in human eye with the help of pupil। ये कॉन्ट्रैक्टेबल डायफ्राम होता है, इसका साइज कम ज्यादा हो सकता है और इसी कम ज्यादा साइज होने के कारण जो लाइट हमारी आंख के अंदर जाएगी उस लाइट को कंट्रोल ये इसी कारण से करता है, और साथ में किसकी मदद से करता है? ये प्यूपिल की मदद से करता है। सो अब प्यूपिल की मदद से ये कैसे करता है, आप देखिए भाई। आप कई बार मूवी वगैरह देखने के लिए तो गए होंगे, या सिंपली आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब आप बाहर से सनलाइट में, बहुत ज्यादा सनलाइट है और सडनली आप एक ऐसे कमरे में आते हैं जहां लाइट नहीं है। सो आप देखते हैं कि वहां पे आप जैसे ही आए थे बाहर से सनलाइट से अंदर रूम में, तो आप देखते हैं कि कुछ देर तक आपको वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपको वहां ऑब्जेक्ट जो रखे हैं रूम में वो दिखने शुरू हो जाते हैं, वो दिखने शुरू होते हैं आपको धीरे धीरे। ऐसा क्या हो गया? अब लाइट पहले भी नहीं थी, लाइट तो अब भी नहीं है, लेकिन फिर हमें क्यों दिखने लगे? कारण यह था कि जब आप बाहर सनलाइट में थे, सो सन से बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी, और इतनी ज्यादा लाइट अगर आंख में चली जाए तो आंख को डैमेज भी कर सकती है। इसके लिए उस लाइट का एक कुछ पार्ट ही हमारी आंख तक जाना चाहिए, बाकी नहीं जाना चाहिए, और उस कुछ पार्ट को जाना और बाकी को रोक देने का काम जो करेगा वो आइरिस ही करेगा। आइरिस क्या करेगा? आइरिस अपने साइज को एक्सपेंड करेगा। ये जो आइरिस था, ये आइरिस अपने साइज को थोड़ा एक्सपेंड करेगा, जो यहां तक था वो यहां तक आएगा, और अगर वो यहां तक आ गया है तो प्यूपिल का साइज कम हो गया है। इस प्यूपिल के अंदर से ही, ये होल पार्ट में से ही लाइट अंदर जाती है। सो अगर यहां पे आइरिस ने अपना साइज एक्सपेंड किया तो प्यूपिल का साइज कम हो गया। प्यूपिल का साइज कम हुआ, इसका मतलब कम साइज में से, छोटे पार्ट में से लाइट कम जा पाएगी, और हमें यही तो करना था सनलाइट के दौरान, कि वहां जो लाइट थी उसका कम पार्ट अंदर जाना चाहिए, कम ही गया। किस कारण से? आइरिस के साइज के कम ज्यादा होने से। आइरिस का साइज कम ज्यादा हुआ तो प्यूपिल का साइज भी कम ज्यादा हो गया, जिसके कारण से लाइट कम गई। अब बात करते हैं कि आप जब कमरे में आए तो वहां फिर आपको क्यों नहीं दिखाई दिया, लेकिन कुछ देर के बाद दिखाई देना शुरू हुआ। भाई सनलाइट, जब आप खड़े थे सनलाइट में तो उस टाइम पे प्यूपिल का साइज बहुत कम था और आइरिस का बड़ा था, तो लाइट बहुत कम एंटर हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही आप कमरे में आएंगे वहां लाइट नहीं है,
तो आपको ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए आपको अपनी आंख को बड़ा करना पड़ेगा, ताकि कुछ लाइट जो है थोड़ी बहुत वो लगभग लगभग सारी आपकी आंख में जा पाए, तभी आप देख पाएंगे। सो इस साइज को कम ज्यादा होने में कुछ तो टाइम लगेगा कि नहीं, और आंख के साइज के साथ किसका साइज कम ज्यादा होगा? ये जो आइरिस एक्सपेंड हुआ था, यहां तक आ गया था, ये आइरिस दोबारा से अपने साइज को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छोटा होगा और वापस यहीं पहुंचेगा। जैसे ही इसका साइज छोटा हुआ, प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया, और प्यूपिल का साइज अगर बड़ा हो गया तो लाइट जो एंटर कर रही थी उसको ज्यादा जगह मिल गई है एंटर होने के लिए, तो ज्यादा लाइट वहां इजीली आंख के अंदर जा पाएगी, और ज्यादा अगर लाइट जा रही है तो हम उसको देख पाएंगे ऑब्जेक्ट्स को। सो यही कारण है कि थोड़ी देर के बाद हम अंधेरे कमरे में भी देख पाते हैं। टाइम क्यों लगा? टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि यहां पे हमें कुछ समय लगता है। यह आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन था। आइरिस एक काम और करता है, यह जो हमारी आंख का ब्लैक पार्ट होता है यही आइरिस कहलाता है। और यह ब्लैक पार्ट आपने कई आंख में ऐसा देखा होगा कि इसका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको अभी आंख का कोई एग्जाम्पल दूं। जैसे आपने एक हीरोइन देखी होगी ऐश्वर्या राय, उसकी आंख में जो सामने का ब्लैक पार्ट होता है वो ब्लैक नहीं है जैसे हमारी आंखों में ब्लैक होता है, उसका ब्लैक नहीं है, उसका ब्लू होता है। ये जो आइरिस है ये आइरिस ही होता है, लेकिन इसका जो कलर है वो अलग अलग हो सकता है। किसी की आंख का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, और किसी का थोड़ा व्हाइट ब्राउन ब्राउन होता है। सो इसका कारण क्या है? इस आइरिस के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलानिन, और इसी मेलानिन के कारण आइरिस का कलर चेंज होता है। जिसकी आईज में पिगमेंट की अमाउंट बहुत कम हो उसके तो रहेगा ब्लू, और जिसकी आईज में पिगमेंट की अमाउंट ज्यादा हो, थोड़ी ज्यादा हो, उसका रहेगा ब्राउन, और जिसकी आईज में पिगमेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो उसकी रहेगी डार्क। सो हमारी आईज जो है उनमें आइरिस देखिए डार्क है, इसका मतलब हमारे आईज के अंदर या आइरिस के अंदर जो पिगमेंट है उस पिगमेंट जिसका नाम मेलानिन है उसकी अमाउंट ज्यादा है। नाउ देखिए, एंड आइरिस contains a pigment known as melanin, and this pigment decide the and the amount of this pigment, ये लिख लीजिए, and amount of this pigment decide color of iris। कैसे? अगर इस पिगमेंट की अमाउंट बहुत कम हो, if amount of pigment is very less, तो हमारे पास जो आइरिस रहेगा वो ब्लू कलर का रहेगा। और अगर इस पिगमेंट की अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो, इफ अमाउंट ऑफ पिगमेंट इज लिटल मोर, थोड़ी ज्यादा हो, तो हमारे पास जो आईज रहेंगी वो आईज रहेंगी ब्राउन। लेकिन अगर वहीं पे इस पिगमेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो, इफ अमाउंट ऑफ पिगमेंट
is very large, then the color of iris will be dark. उस कंडीशन में जो आइरिस का कलर रहेगा वो डार्क रहेगा. सो आइरिस ये काम भी हमारे यहां करता है. आइरिस की मदद से ही हम सॉरी आइरिस वैसे तो लाइट की अमाउंट को कम ज्यादा भी करता है, साथ में जो आइरिस का कलर होता है उसको डिसाइड करता है ये पिगमेंट जिसका नाम है मेलानिन. और आइरिस के अंदर जो होल ये पार्ट होता है इसको हम प्यूपिल नाम देते हैं. जब आइरिस का साइज कम ज्यादा होता है तो उसके साथ प्यूपिल का साइज भी कम ज्यादा होता है. सो इसमें चलो ये लिख लीजिए, प्यूपिल के बारे में ये लिख लीजिए. थर्ड पॉइंट, इट इज द hollow part of iris and pupil controls the amount of light. Pupil controls the amount of light entering in the eye. Entering इन दी आई से तो यहां एंटर हो गया है, लेकिन उससे आगे जब एंटर करेगा तो उस लाइट को कम ज्यादा करने में हमारी मदद करेगा प्यूपिल. और किसकी मदद से करेगा? प्यूपिल भी अकेला नहीं कर पाता, आइरिस की मदद से. लाइट एंटरिंग इन इनसाइड पार्ट ऑफ आई, इनसाइड पार्ट ऑफ आई. चलो ये लिख लीजिए. सो आइरिस के अंदर जो होलो पार्ट होता है उसका नाम प्यूपिल, और ये प्यूपिल ही लाइट की अमाउंट को कम ज्यादा करता है. चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ये क्रिस्टलिन लेंस. क्रिस्टलाइन लेंस. क्रिस्टलाइन लेंस की आप शेप देखिए कन्वेक्स लेंस की तरह ही है, इसीलिए हम इसको नाम कन्वेक्स लेंस भी दे सकते हैं. इस कन्वेक्स या क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड कौन करके रखता है? सिलेरी मसल्स. यहां पे ये जो हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सिलेरी मसल्स हैं. इन्हीं सिलेरी मसल्स की मदद से ही ये क्रिस्टलाइन लेंस यहां रखा हुआ है. इट्स शेप इज लाइक, its shape is like convex lens and it holds with the help of ciliary muscles. ये सिलेरी मसल्स की मदद से ही यहां रखा हुआ है. लेकिन इन सिलेरी मसल्स की मदद से रखा भी हुआ है, साथ में सिलेरी मसल्स इन पे कुछ काम भी करती है. काम यह है कि सिलेरी मसल्स भी आइरिस की तरह एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं. बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं. जब सिलेरी मसल्स एक्सपेंड होती हैं तो इनके बीच जो लेंस था वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. उसको कंप्रेस करेंगे कि नहीं? तो जो लेंस ऐसा था वो लेंस फिर ऐसा हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा. अगर ये एक्सपेंड होती हैं या हम इसको ये कह दे कॉन्ट्रैक्ट होती है, इस केस में हमने कहा था कि एक्सपेंड हो रही हैं. सेकंड केस में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, अपने साइज को कम करती हैं, तो ये अपने साइज को कम करेंगी तो बीच का रीजन बढ़ रहा है, मतलब लेंस का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो जो लेंस इतना था अब वो लेंस इतना हो जाएगा. सो इन्हीं सिलेरी मसल्स की मदद से हम इस लेंस के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं. लेकिन ये साइज कम ज्यादा करते क्यों हैं? क्योंकि यहां पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो इस लाइट सेंसिटिव स्क्रीन रेटिना पर बनती है.
और इस लेंस की मदद से बनती है। सो लेंस और जिस पॉइंट पे इमेज बनेगी उस पॉइंट और लेंस के बीच की डिस्टेंस तो फिक्स है लगभग लगभग। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है। तो यहां इमेज डिस्टेंस को फिक्स रखने के लिए आपने यह फॉर्मूला पढ़ा है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आपने लेंस के 6 केसेस भी पढ़े हैं कॉन्वेक्स लेंस के। उसमें आपने देखा था कि u की पोजीशन अगर मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर अलग अलग हो तो इमेज पोजीशन अलग अलग होती है, लेकिन यहां हमें इमेज पोजीशन सेम रखनी है। सो ये भले ही चेंज हो लेकिन इसको हमें चेंज नहीं करना। तो इसके चेंज को खत्म कौन करेगा? ये फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ जो है उसका साइज हम कम ज्यादा करेंगे लेंस का तो उसकी फोकल लेंथ कम ज्यादा होगी। यही कारण है कि इस ऑब्जेक्ट पोजीशन के इफेक्ट को फोकल लेंथ खत्म कर दे तो हमारे पास इमेज पोजीशन जो आनी चाहिए थी वही आती रहेगी। सो इसी कारण से ये सेलेरी मसल्स इस लेंस के साइज को कम ज्यादा करती हैं। अब देखिए कहां कम होगा कहां ज्यादा। मान लो कि हमें बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट देखना है। सो हम अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा करते हैं। आंखों को बड़ा करते हैं इसका मतलब जो लेंस है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। उसका साइज बड़ा कब होगा? जब हमारे पास सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हुई चली जाएंगी। वो छोटी होंगी तो बीच का रीजन बढ़ता हुआ जाएगा, मतलब लेंस का साइज बढ़ रहा है। लेकिन इससे अपोजिट अगर हमें कोई नजदीक का ऑब्जेक्ट देखना है तो आपने देखा होगा कि आप अपनी आंखों को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हो, थोड़ा उन पे प्रेशर आप अप्लाई करते हो, थोड़ा सिकोड़ते हो आंखों को। तो वहां जब आप वो जो सिकुड़न हुई वो किस कारण से हो रही है? वहां पे आपका लेंस छोटा हो रहा है, और लेंस अगर छोटा हो रहा है तो इस कंडीशन में जो सिलेरी मसल्स थी उनका साइज बड़ा हो रहा है। सो ये लेंस का साइज कम ज्यादा अपने आप नहीं हो रहा, सिलेरी मसल्स सिकुड़ रही हैं। जब आपने आंखों को बड़ा किया तो सिलेरी मसल्स जो थी वो छोटी हो गई। छोटी हो गई तो लेंस अपने आप बड़ा होगा। जब आपने आंखों को थोड़ा कंप्रेस किया तो सिलेरी मसल्स जो थी उन सिलेरी मसल्स ने अपने आप को एक्सपेंड किया, और अपने आप को एक्सपेंड किया तो फोकस या सॉरी जो लेंस था उसका साइज कम हो गया है। तो सिलेरी मसल्स की मदद से ही इस क्रिस्टलाइन लेंस का साइज कम ज्यादा हो सकता है। एंड सिलेरी मसल्स can change the size of crystalline lens. For example, for far object, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें आंख को बड़ा करना होता है। इसका मतलब जैसे ये आंख बड़ी होगी तो ये लेंस भी बड़ा होगा। लेंस बड़ा हुआ तो सिलेरी मसल्स छोटी होंगी। फॉर फार ऑब्जेक्ट सिलेरी मसल्स छोटी होंगी। सिलेरी मसल्स छोटी तो लेंस का साइज बड़ा होगा। सेकंड में फॉर नियर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नजदीक हो तो उसमें क्या होगा? सिलेरी मसल्स बड़ी होंगी और लेंस का साइज कम होगा। सो सिलेरी मसल्स का साइज कम ज्यादा होने से यहां पे जो लेंस है उसका साइज भी कम ज्यादा हो सकता है। अब ये लेंस का साइज कम ज्यादा होने से क्या हुआ? हमने
इस लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर दिया है। जब इतना बड़ा लेंस होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और जब इतना छोटा लेंस होगा तो फोकल लेंथ कम होगी। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए। फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए तो लेंस का साइज बड़ा चाहिए। नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लेंस का साइज कम चाहिए ताकि फोकल लेंथ कम हो पाए। फोकस कहां करना है? जो नजदीक ऑब्जेक्ट रखा है उस पे। अगर नजदीक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो फोकल लेंथ भी कम ही होगी कि नहीं? फोकल लेंथ कम कब होगी? जब लेंस का साइज कम होगा। सो इसी कारण से ये सिलेरी मसल्स इस फोकल लेंथ को ही कम ज्यादा करने का काम करती है। और इसी एबिलिटी को, जिसकी वजह से हम इस फोकल लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसका नाम देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो इसमें आगे करते हैं। अब इसको चलो मैं यहां से रफ कर रहा हूं। वैसे इंटरेस्टिंग है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। स्टेप वाइज आप करते चलेंगे तो हो जाएगा। अब आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। आपने ये तो देख ही लिया है। पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की जो स्पेलिंग आएगी, पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है? एबिलिटी ऑफ आई लेंस और एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। इसी एबिलिटी का नाम है पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ, यह भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ आई to adjust the focal length of eye lens with the help of ciliary muscles, to see far object and near object is called power of accommodation. पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन है, जिसमें हमने ये कहा कि ये वो एबिलिटी है जिसके कारण हम आई लेंस को सिलेरी मसल्स की मदद से उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। ये हमारे पास बनेगा पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब हमने सिलेरी मसल्स का फंक्शन पढ़ लिया, आई लेंस का फंक्शन पढ़ लिया। जैसे ही हम अंदर जाएंगे इस आई लेंस से, इसका नाम बनेगा विट्रेस ह्यूमर। यह भी एक लिक्विड है। और इससे आगे जैसे ही हम जाएंगे, यह हमारे पास बनेगा जो सबसे लास्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रेटिना। सो यहां पे जो इमेज हमारे पास बनती है वो रेटिना पर ही बनती है। So it is the light sensitive screen. It is light sensitive screen and image of object formed on retina. जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना पर ही बनती है, ये ध्यान रखिए। अब यहां पे हमने इसको लाइट सेंसिटिव स्क्रीन का क्यों नाम दिया? क्योंकि इसके अंदर इस रेटिना पे हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं।
उन सेल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट कंटेन्स, रेटिना कंटेन्स, या एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जो इमेज बनेगी इस रेटिना पे वो रियल इमेज बनेगी, एंड इमेज formed on retina is real। जो रेटिना पे इमेज बनी वो रियल होती है। अब इसको लाइट सेंसिटिव स्क्रीन हमने क्यों नाम दिया? क्योंकि इट कंटेन्स टू सेल्स, वन इज rod shape known as rods, another is cone shape known as cone cells। अब इन रोड और कोन सेल्स दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। वो फंक्शन ही हमें देखना है कि क्या फंक्शन होता है। देखिए, जो कोन्स हमारे पास होती हैं, कोन्स, ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। जब लाइट बहुत ज्यादा हो तो जो सेल्स काम करेगी रेटिना पे वो कोन सेल होंगी, और कोन सेल्स ही कलर को डिसाइड करती हैं। जो हम कलर देख पाते हैं अलग अलग, वो कोन सेल की मदद से ही देख पाते हैं। सो कोन्स आर, दीज आर सेंसिटिव टू कलर एंड ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट और कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कई बार हमने देखा होगा कि हम कलर को डिसाइड नहीं कर पाते, कई लोग, कि ये कलर कौन सा है, ये हरा है, ये पीला है, ये नीला है, इसका मतलब वहां उनकी आंखों में जो रेटिना पे कोन्स हैं वो नहीं होती हैं या बहुत कम होती हैं। और नेक्स्ट है रोड। दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये डिम लाइट में सेंसिटिव होती हैं, और यही कारण है कि जो उल्लू होता है वो रात के वक्त देख पाता है। इसका मतलब जिनमें रोड्स ज्यादा होती हैं वो डिम लाइट में भी देख सकते हैं, और ओल के केस में उसकी रेटिना पे रोड सेल की संख्या ज्यादा होती है, जिस कारण से वो डिम लाइट में भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। लेकिन ह्यूमन आई के केस में रेटिना पे कोन सेल की अमाउंट ज्यादा होती है, जिस कारण से वो केवल ब्राइट लाइट में देख सकते हैं, डिम लाइट में नहीं देख पाते हैं। यह है रोड्स और कोन्स, इसीलिए हमने इनको नाम दिया लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। अगर कहीं पे रोड्स और कोन्स हो ही नहीं, कोई भी सेल नहीं हो, तो हम उस पॉइंट का नाम देंगे ब्लाइंड स्पॉट। ये जो पॉइंट है यहां पे जहां केवल ऑप्टिकल नर्व है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए दिया नाम क्योंकि इस पे ना तो रोड्स होती हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स, नो रोड्स नो कोन्स, ना रोड्स होती हैं ना कोन्स होती हैं, तो यहां पे कोई भी लाइट काम नहीं करेगी, इसीलिए हमने इसका नाम दिया ब्लाइंड स्पॉट। इसी रेटिना पे, इसी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे एक पॉइंट ऐसा भी होता है जो मोस्ट सेंसिटिव होता है, जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है। उस पॉइंट का हम नाम देते हैं येलो पॉइंट।
वो पॉइंट बनेगा येलो पॉइंट। येलो पॉइंट इज, इसका मतलब यहां पे इस पॉइंट पे कौन सबसे ज्यादा होती हैं? इट इज मोस्ट ब्राइटर पॉइंट, इट इज मोस्ट ब्राइटेस्ट पॉइंट। यहां पे कौन सबसे ज्यादा, तो ये मोस्ट ब्राइटेस्ट होती है। ये था हमारे पास रोड और कोन्स के बारे में और इस ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। लास्ट में ऑप्टिकल नर्व्स है, वो मैं बता ही चुका था। जो लाइट हमारे पास आई है उन सब सिग्नल्स को, लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल नर्व हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है और फिर ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को रीड करता है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है। सो ऑप्टिकल नर्व सिर्फ सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है। यह काम है ऑप्टिकल नर्व का। यह हमारे पास ह्यूमन आई स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिफेक्ट्स पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से करिए, नोट्स बनाइए और इसको साथ साथ इस चैप्टर को करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।